राव खालिद साहब, ये एक चीज़ जो है वो हम तकरीबन सब ने मैच देखा, बखूबी देखा, हम सबको क्रिकेट अच्छी लगती है। मैंने एक अप्रोच का फ़र्क देखा। हमने पहले ये देखते थे कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन होते थे वो बड़ा स्लो स्टार्ट करते थे, वो बड़ी शॉट्स नहीं खेलते थे। इस बार तो हमने देखा कि बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। अगर फील्डर खड़ा भी है तो इतना कॉन्फिडेंस है कि उसके ऊपर से छक्का निकाल देंगे। दूसरा, रिजवान की कप्तानी में जो फील्ड हमने सिलेक्शन देखी वो भी बड़ी जारहाना देखी। तो कैसे आप देख रहे हैं इन 3 मैचों की सीरीज़ को? देखिए, रिजवान की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो वो हमने देखा, वो यहाँ पे जब कप्तानी कर रहा है मुल्तान सुल्तान की, तो उसमें भी उसकी हमने ये देखी है कि बहुत एजाइल होता है वो, और वो कंटिन्यूसली अपनी फील्ड प्लेसिंग, ये वो बॉलर को डायरेक्ट करना और बैट्समैन को देखना कि इसकी वीकनेस कहाँ पे है, उसको कहना कि इसको यहाँ पे खिलाओ, वो उस तरह से वो करके उसी के मुताबिक फील्ड सेट करना। तो वो उसके जो सारे अंदाजे हैं, वो चीज़ें हैं, जो उसका तजर्बा है, वो काम आ रहा है। यकीनन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, क्योंकि हम क्लब लेवल पे भी हम देखते थे कि आप अगर अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपर क्रिकेट को तो बड़ा आसान हो जाता है किसी बैट्समैन को देखना कौन सी शॉट पे आउट होता है, कौन सा बॉलर इसको आउट कर सकता है और किस किस्म की फील्ड प्लेसिंग इसके लिए होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी होती है, यकीनन सारी टीमें करती हैं, और बड़ा उसके ऊपर आपके वीडियो एनालिसिस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और उसके मुताबिक आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड के ऊपर, बाहर से आप सब कुछ करके आते हैं, ग्राउंड के अंदर इम्प्लीमेंट करना, उसको याद रखना, आपका जहन भी काम कर रहा हो तो उसके मुताबिक फिर उसको वो करना, वो रिजवान को क्रेडिट उसका जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुझे नज़र आया पर्टिकुलरली कि हमारे बॉलिंग और बैटिंग में जो हमारे स्टार्स थे, जिनको हम समझते थे, एक तो यंग लोग हैं, हमारा 10-15 साल के लिए ये है, कंटिन्यूसली खेलेंगे, साइम हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, बाबर आजम फॉर दैट मैटर 8-10 साल वो भी खेल सकते हैं। तो ये बैट्समैन, इनकी जो गलतियां थी शॉट्स की, मैंने देखा इन्होंने उस पर बहुत इंप्रूवमेंट की है। मुझे लगता है खूब प्रैक्टिस की गई है। साइम अयूब जो नो लुक शॉट खेलते थे, बहुत अर्ली खेलते थे और वो अक्सर पकड़े जाते थे, अब वो खेलते ज़रूर है लेकिन वो टाइम लेके खेलते हैं और प्लेसमेंट उसकी बहुत अच्छी उन्होंने करी है। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की एक कॉमन आउट होते थे, वो लेग साइड पे फ्लिक करते हुए वो बहुत ऑफ स्टंप पे मूव कर जाते थे, बॉडी पीछे से हट जाती थी, बैट कैच जब लगता था विकेट कीपर पकड़ लेता था। वो शॉट वो अब सीधे बैट से खेल रहे हैं और बॉडी पीछे रख के खेल रहे हैं, ये बड़ा मैंने उसको माइन्यूटली नोट किया। इसी तरह से जो हमारे बॉलर्स हैं उनका मसला सिर्फ ये था, एक तो लाइन लेंथ का इशू था, जैसे हारिस रऊफ की बात की रजब साहब ने, नो डाउट उसका पता नहीं चलता था कौन सी बॉल उसके पीछे गिर जाएगी, कौन सी आगे गिर जाएगी, कौन सी लेग से बाहर चली जाएगी, कौन सी ऑफ स्टंप पे। अब वो लाइन लेंथ पे जब आया है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात सारे बॉलर्स में मैंने देखी, बॉल उनका सीम पे गिर रहा था। और जब बॉल आप सीम पे गिरते हैं और गिराते हैं तो उसको जब स्विंग करने के लिए इन स्विंग या आउट स्विंग करते हैं तो वो होता है। फिर आपने शाहीन अफरीदी की देखा, वो वापस आई है उसकी वो फॉर्म जिस पे वो आउट करता था। इसी तरह से हारिस रऊफ की वो फॉर्म वापस आई है, हसनैन ने बहुत अच्छा किया। तो ये वो चीज़ें जिनको करने की ज़रूरत थी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं नसीम शाह का मैंने जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, बार बार किया है, तो वो इंजरी की वजह से सिर्फ बाहर हुआ था, अदरवाइज़ अभी टेस्ट से उसको बाहर किया गया। आई डोंट नो विकेट की वजह से किया गया होगा, लेकिन वो तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बैट के साथ भी समटाइम बहुत अच्छा। पहले मैच के अंदर 40 स्कोर किया और जिस तरीके से ज़ैम्पा को नसीम शाह ने खेला, वो उसने तो बैट्समैन को जी बिल्कुल क्लोज उसी वजह से मैच बड़ा क्लोज हुआ था हमारा। जहाँ तक भारत की बात है, मैंने एक दिन पहले हम डिस्कशन कर रहे थे आपस में, तो मैंने कहा था कि जैसे ही पाकिस्तान अगर तीसरा वनडे जीत गया ना तो फिर तो पक्की बात है भारत नहीं आने लगा। उनको पता है कि क्या होना है यहाँ पे अब उनके साथ, इसलिए वो ये कर रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो स्टैंड पाकिस्तान ने लिया है, पाकिस्तान को उस पर खड़ा होना पड़ेगा। अब हम अगर हाइब्रिड सिस्टम पे अब फिर चले जाते हैं जैसे हम पहले गए थे एशिया कप के ऊपर, तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम कभी हल नहीं होगी, ना ये मसला हल होगा। अब बहुत अच्छी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है फुटबॉल के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच। वो अगर नहीं होगा तो क्रिकेट के शायकीन के लिए बड़ा मसला है, उनके लिए बड़ी कह लें एक मायूसी की बात होगी इंडिया में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के लिए, दोनों क्रिकेटर्स के लिए, दोनों मुल्कों के क्रिकेटर्स के लिए और दुनिया क्रिकेट के लिए ये बहुत अहम है कि ये मैचेस हों इंडिया पाकिस्तान के, ना सिर्फ टूर्नामेंट्स में, अदरवाइज भी सीरीज होनी चाहिए। राव साहब, आपको लगता है कि यही प्रोसेस होना था, ये कोई
अनहोनी बात नहीं है। IMF ने मुतालबा करना था और हमें इसी तरह मिलना था आगे कर्ज, और इसी तरह मुल्क संवरेगा। या आपको लगता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बुनियादी पॉलिसीज़ पर तवज्जो नहीं दी जा रही? नहीं, जो IMF के साथ हमारे ताल्लुकात और मामलात है ना, उसकी एक हिस्ट्री है और वो इसी किस्म की है। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सियासी इस्तेहकाम हो, अदम इस्तेहकाम हो, आपके कर्ज़े रीशेड्यूल हो जाएँ, पेरिस जो क्लब है वो रीशेड्यूल करते मुशर्रफ के दौर में। हमारी आदतें नहीं बदली। आप अदम दिलचस्पी कह रहे हो, वो गैर संजीदगी है और मजाक बनाया हुआ है हमने इन सारी चीज़ों का, और बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी अंदाज़ा नहीं है। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा जो कह ले आपकी इकॉनमी का पत्थर लुढ़क चुका है टॉप ऑफ द हिल से, और वो स्पीड पकड़ता जा रहा है और नीचे गिर के उसने रेजा हो जाना है। उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, और यही गैर संजीदा रवैया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम मुआहिदा करते हैं, हमने जिस वक्त हो रहा था उस वक्त भी हमने यही बात की। हमारी हिस्ट्री ये है कि हम उनसे वादे करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हम पहले दूसरे तीसरे मुआहदे से इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते तो हमारी चीज़ें ठीक हो जाती है। IMF का भी एक ट्रस्ट होता है हम पे। आप 7 का 70 अरब डॉलर मांगते, वो देते हैं आपको, लेकिन वो तो आप शायद 7 भी आपके पूरे ना दे। तो मामलात इतने गंभीर और गैर संजीदगी का आलम। वज़ीर ख़जाना साहब की और बाकी इन्वेस्टमेंट पे जो बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, मैं बाद में करता हूँ बात। गवर्नमेंट की संजीदगी का आलम और अवाम से मोहब्बत का ये आलम है कि कोई खुदा का खौफ नहीं है। बार बार धोखा दे रहे हैं लोगों को, बार बार 2 नंबरी कर रहे हैं। ये जो पैकेज आया विंटर पैकेज, इसको आपने अंडरस्टैंड किया क्या है ये विंटर पैकेज? कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो था पिछले साल का, उसके मुकाबले में अगर मैं पिछले साल मैंने दिसंबर में 300 यूनिट खर्च किए थे, तो अब मैं उससे 25% अगर 375 यूनिट खर्च करूंगा तो जो ऊपर वाले 75 यूनिट है वो मुझे 26 रुपए में मिलेंगे। ठीक है जी। 300 यूनिट की प्राइस क्या थी उस वक्त? 40 रुपए, 35 रुपए। अब मैं 60 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है, 300 यूनिट की तो मैंने देनी ही देनी है। जो पिछले साल दिसंबर में दी थी उससे कहीं ज़्यादा अब मैंने 300 की देनी ही देनी है प्राइस। ऊपर वाली प्राइस मुझे एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अभी मुझे ये इंसेंटिव आप 75 यूनिट का? उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। गैस नहीं है इनके पास, गैस नहीं है, उसकी वजह से ये करना चाह रहे हैं। एक वजह ये है कि ताकि लोग बिजली से चलाएं सारा कुछ। कोई कंपनसेशन नहीं कर रहे हैं, अपनी मुसीबत की वजह से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि सोलर बहुत ज़्यादा हो गया है, कंजम्पशन आपकी जो ग्रिड से आ रही है बिजली उसकी कम होती चली जा रही है। सर्दियों में 7,000-8,000 मेगावाट कंज्यूम होती है। अभी एस्टीमेट है इनका 7,000 से नीचे चली जाएगी कंजम्पशन। जब आपकी 7,000 से नीचे जाती है तो आपके नेशनल ग्रिड पे जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो फ्लक्चुएट होती है। तो आपका सुबह शाम ब्रेकडाउन होगा और मैसिव ब्रेकडाउन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपके सिस्टम को नुकसान करता है। ये इस वजह से इंसेंटिव दे रहे हैं। खुदारा लोगों को बताएं तो सही ना, वजह क्या है, आपकी मुसीबत क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों ये कर रहे हैं। आप लोगों को डायरेक्टली बताएंगे, शायद वो 60 रुपए का यूनिट भी ले ले कि ये मसाइल है भाई, इस वजह से हम कर रहे हैं, और आगे चल के हम इन मामलों को इस तरह से ठीक करेंगे। अपना ट्रस्ट पैदा करें, अपना एतमाद पैदा करें, ताकि लोग यकीन करें आपकी बात के ऊपर। आप बिटवीन द लाइंस बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कोई सिंसियरिटी नहीं है आप में अवाम की तरफ, उनकी फ़लाह के लिए, मुल्क की फ़लाह के लिए आपकी कोई इखलास ही नहीं है आप में। अब वज़ीर ख़जाना की बात सुन ले, उन्होंने परसों लिटरेरी फंक्शन में खिताब करते हुए फरमाया कि मुल्क अतियात से नहीं चलते, उसके लिए आपको कमाना पड़ता है। तो ये तो हर कोई कह रहा है, हर किसी को पता है। आप किस लिए आए हैं वज़ीर ख़जाना? अगर आप सिर्फ ये हमें बताने, लेक्चर देने आए हैं कि एहतियात से नहीं चलते और हमारा रोल ओवर करने को कोई मुल्क तैयार नहीं है कर्ज, तो किस लिए आए हैं भाईजान? आप ज़रा अपनी कोई तोजी पेश करें अपने, जो आप बैठे हैं इस उहदे पे आके, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के अगर आप आए हैं, आपका क्या इसमें फ़ायदा था, या आप इस मुल्क के लिए क्या करना चाहते थे? हमें अपनी कोई तरजीहात बता दें। 5 अरब का बैरूनी फाइनेंसिंग का आपका गैप है, वो जो कि सारा है उसको आपने पूरा करना है। आपने चाइना को भी रिक्वेस्ट की 3.5 बिलियन की, वो आप खुद कह रहे नहीं दे रहे। फिर आप इन्वेस्टमेंट का कहते हैं जी वो B2B बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है सरकार के साथ नहीं करना चाह रहे। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या इंसेंटिव है? प्राइवेट सेक्टर आपका क्या बहुत बूम कर रहा है कि उसके साथ लोग आके बैठ जाएंगे और सारा चीन और सऊदी अरब से फाइनेंशियल या इन्वेस्टर्स आएंगे और आके बैठ जाएंगे? सिक्योरिटी सिचुएशन आपकी क्या है? तो ये सारी चीज़ें देखने की आप अपने जो आपने टैक्स कलेक्शन, एक और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं परसों का।
इन्होंने वो POS वाले लगाए हुए हैं। POS के ऊपर अगर आपका वो सेल्स टैक्स करता है तो आप उसको स्कैन करते हैं, आयरस की ऐप है फ़ोन पे, उस पर आप स्कैन करें। मैं यूजुअली करता था जब मैं खरीदता था, स्कैन किया, हुआ नहीं हुआ रिपोर्ट कर दिया। अब रिपोर्टिंग इतनी मुश्किल कर दी है, इन्होंने दुकानदारों के हक में कर रहे हैं वो, बजाय इसके कि उनको पकड़े। आप अगर मैं एक बहुत बड़ी बेकरी से मैंने लिया, उसकी नहीं हुई, उन्होंने कहा जी ये ठीक नहीं है, ये इसको आप रिपोर्ट करें। वो नॉर्मली रिपोर्ट होता था, आप करते थे चली जाती थी, उसके उस पर इतनी डिटेल आपको देनी पड़ती है, उस जगह की तस्वीर, उस जगह की वीडियो। आप जब वीडियो बनाएंगे दुकानदार को नहीं पता ये किस लिए बन रही है, वो वहीं आपकी हस्ते फेर देगा, आप लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। तो ये खुद इतनी बदनीयती है आपके FBR के इदारे में, आपके गवर्नमेंट पे, कि ये मामला ठीक करने पे सीरियस है ही नहीं। वो कहते हैं कि पता नहीं हमने कितने दिन रहना, कितने दिन नहीं रहना, बेड़ा गर्क होता तो हो जाए।